हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एक मोल किसे कहते हैं, और एक मोल का हमने तीन डेफिनेशन दिया था, तीन टर्म में। एक दिया था नंबर के टर्म में, दूसरा दिया था वेट के टर्म में, और तीसरा दिया था वॉल्यूम के टर्म में, है ना। फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हमने सीखे थे, फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल किए थे, है ना। वो हमारे चैप्टर का वो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट था, स्टार्टिंग का पार्ट था। अब हम उसी के हेल्प से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पिछली बात तो मैं एक बात मैं और आपको बताता हूं सुनिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तुमने तीन फार्मूला देखा था। पहला देखा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन Na, देखे थे ना। फिर देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, और एटम होगा तो एटॉमिक वेट। और फिर देखा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम दिया होगा तो 22.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब जरा मुझे एक बार बताइए, आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां से नंबर निकाला था, नंबर आया था नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, आया था ना। यहां बताइए वेट कैसे निकाला था, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट। और यहां पर वॉल्यूम कैसे निकाले थे, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। आप इस तीनों फार्मूले को ध्यान से देखिए, है ना, इन तीनों को ध्यान से देखिए, तो एक बात तीनों में कॉमन है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो पता है क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमको नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो हम तीन बातें कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर भी निकाल सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन का, या फिर किसी पार्टिकल का। किसी मॉलिक्यूल का वेट भी निकाल सकते हैं, और किसी गैस का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम रहे। सेम का मतलब बस नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो हम तीन बातें निकाल सकते हैं। ये तीनों बातें क्या थी, कॉमन थी, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें थी। इसको ध्यान रखना एकदम अच्छे से कि अगर नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो हम तीन बातें कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन, या फिर वेट, या फिर क्या, वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक सवाल करते हैं, सवाल करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सवाल लिखता हूं, सुनिएगा। ये सब आप अपने नोटबुक में लिखे हैं आप, बस मैं आपको रिकॉल कराया हूं, ध्यान आपके लेके गया हूं कि अगर नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो हम तीन बातें कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, वेट ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, और तो और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, सुनिएगा, देखिएगा। सवाल यह है, इस तरह का सवाल नीट में पूछा गया था, वो सवाल भी हम लोग करेंगे। पहले एक सवाल देखते हैं। सवाल यह है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ यूरिया। क्या कह रहा है, अब बताइए कि 90 ग्राम ऑफ यूरिया में हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। आपको क्या दिया, वेट दिया है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, वो भी किसके, हाइड्रोजन एटम्स के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, वो भी किसके, हाइड्रोजन एटम के। तो मैंने क्या बताया कि नंबर निकालना हो, या फिर वेट निकालना हो, या फिर वॉल्यूम निकालना हो, हमको क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स। तो इन तीनों में से जो भी चाहिए वो निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने तीन कंडीशंस पहले ही बता रखे हैं, तीन तरीका, उसमें से कोई ना कोई एक से लेकर देगा पक्का। जैसे यहाँ पर वेट दिया है और यूरिया दिया है, तो क्या तुम इस वेट में यूरिया के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो अगर वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो निकाल ही देंगे। कैसे, तो सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ये क्या आएगा बेटा, तो सर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आता है, आपने फार्मूला बता रखा है। गिवन वेट कितना दिया है, तो 90 ग्राम।
और मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना होता है, तो यूरिया का तो मुझे पता नहीं है, तो यूरिया का नहीं पता है तो सर हम फटाक से निकाल लेंगे। यूरिया का फार्मूला तो पता है ना, NH2CuNH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। तो आप निकालिए नाइट्रोजन कितना है, एक और एक, दो नाइट्रोजन है ना बेटा, देखो अच्छे से देखो, दो नाइट्रोजन है ना, और एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14 + 14 या फिर 14 × 2 प्लस। हाइड्रोजन को गिन लो, हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पर 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 लेकिन 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × 1 = 1 × 4 और प्लस। कार्बन कितने का, तो सर कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है कितना 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 14 × 2 28 प्लस 4 प्लस 12 और ये प्लस क्या 16, ये सब मिला के 60 देगा क्या, चेक करो एक बार। 12 4 16 और 16 32, अब 32 और 28 60, सही है। इतना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। क्या गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या गया 60 ग्राम पर मोल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 60 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, यहाँ पर आएगा 90 ग्राम और यहाँ पर आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आएगा क्या 3 से कटेगा तो 3/2 देगा क्या 3/2, और ये मोल इनवर्स नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मोल्स। ठीक है, इसका मतलब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लिया, 3/2 मोल्स आ गया। ठीक है ना, तो क्या आया, इसको मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूं, यहां पर मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, ठीक है ना, वो आप निकालना जानते हैं। अब हम जब नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो तुम 3 बातें निकाल सकते हो। पूछा तो गया सिर्फ एक ही बात, क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो पहले हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं निकालेंगे, पहले हम नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल क्या आएगा बेटा, तो सर नंबर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, कौन नहीं जानता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके, यूरिया के, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स है 3/2 और Na, इतना आ गया 3/2 × Na। अब जरा आप मुझे एक बार बताओ कि एक, मान लो कि यूरिया मॉलिक्यूल 2 है सपोज, है ना, आप मुझे बताओ एक यूरिया में कितने हाइड्रोजन है, देख के बताओ, एक यूरिया के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं 4, है ना। तो तुम मुझे बताओ अगर एक यूरिया में 4 हाइड्रोजन है तो 2 यूरिया में कितने हाइड्रोजन होंगे 8, 3 यूरिया में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 4 × 3 दैट इज 12 होंगे ना। इन द सेम वे अगर यूरिया मॉलिक्यूल की संख्या इतना हो जाए तो इतना में हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना होगा, तो इतना × 4। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैंने बोला कि एक यूरिया में 4 हाइड्रोजन एटम, तो 2 यूरिया में कितने, तो 2 × 4, 3 यूरिया में कितने हाइड्रोजन के एटम, तो 3 × 4। ऐसे ही इतने यूरिया मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम, तो इतना × 4। देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन यूरिया इज इक्वल टू क्या, तो एक यूरिया में 4 गो, तो इतना यूरिया में 4 × 3/2 × क्या Na, ये फाइनली क्या देगा भाई, ये 2 देगा क्या, 2 × 3 6 Na दे देगा, क्या दे देगा 6 Na आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन यूरिया मॉलिक्यूल। अब आप बहुत करेंगे तो इस Na की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 × 6.022 × 10 का पावर क्या है 23, है ना। फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 × 12, 6 × 12 और 6 छके 36, 36.122 × 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। मैंने एक बात बताया था कि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन नंबर की यूनिट वही होती है जिसका नंबर हमको निकालना होता है। तो हम किसका नंबर निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का नंबर, हाइड्रोजन एटम की संख्या। तो 90 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, इतने। ठीक है बेटा सबको, अगर ये मैंने गुणा भाग सही किया होगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है बेटा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसमें बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था
कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो तुरंत क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो तुरंत Na से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही कह देंगे क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। लेकिन ऐसा नहीं है ना बेटा, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा, वो आएगा नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन यूरिया मॉलिक्यूल, किसमें, 90 ग्राम में। तो हमको हाइड्रोजन एटम की संख्या चाहिए, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, तो पहले मैंने यूरिया की संख्या निकाला, यूरिया मॉलिक्यूल की संख्या इतनी आ गई। फिर मैंने देखा कि एक यूरिया में 4 हाइड्रोजन है, तो बताओ इतना यूरिया में कितने हाइड्रोजन होंगे, इतना इंटू 4, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। आया समझ में सबको? तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला सवाल लिखता हूं। तो अगला सवाल है बेटा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मतलब ये हुआ कि बताइए सोडियम के कितने नंबर ऑफ, सोडियम का मास क्या होगा, सोडियम का मास निकालिए जिसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हैं जितने कि 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में है। मतलब 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में जितने एटम्स हैं मैग्नीशियम के, उतने ही सोडियम के भी एटम्स हैं। तो बताइए उसके मास, उसका मास क्या है, क्या है, मास क्या है, यही निकालना है। ठीक है, सुनिएगा, आप क्या कीजिए, दोनों का नंबर निकालना है ना, दोनों का नंबर दिया है ना, पहले सेम नंबर ऑफ एटम्स लिखा ना, सेम नंबर ऑफ एटम्स है दोनों में, क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। ये दिया गया है, गिवन है ये, तो कि सोडियम के एटम्स क्या है, मैग्नीशियम के एटम क्या है, बराबर है। अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, तो सर नंबर ऑफ मोल्स, वो भी किसके, सोडियम के, इनटू क्या, Na। नंबर ऑफ एटम्स ऐसे ही तो निकालते हैं, नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम का नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इनटू क्या, Na। क्या मैं सही जा रहा हूँ? देखो अब ये Na तो दोनों साइड कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो Na को तुम उड़ा दो, खत्म कर दो, खत्म हो गया। तो बचा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका दिया गया क्या, वेट दिया है ना, और एटम है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड तो कर ही देंगे हम। तो जरा बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो इसका वेट अपान इसका एटॉमिक वेट सोडियम कितना होता है बेटा, 23 इज इक्वल टू, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो इसका वेट दिया है 6 ग्राम और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 24। ठीक है, तो क्या आएगा, ये तो मुझे लगता है कि 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो आएगा वेट अपान 23 इज इक्वल टू 1/4। तुम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, 23। Therefore W इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई क्या, 4। डिवाइड करो क्या आएगा, 4 × 5 = 20.30, 4 × 7 = 28, 2 आएगा 20, 4 × 5 = 20, इतना ग्राम। लो आंसर आ गया, देखा ना। आपको निकालना था कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एटम, बताइए कि सोडियम का मास क्या होगा कि उसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हैं जितने कि 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में है। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया कि दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है, तो मैंने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कह दिया। अब मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इनटू Na, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इनटू क्या, Na। अब Na तो दोनों साइड कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब नंबर ऑफ मोल्स वेट के टर्म में कैसे निकालते हैं बेटा, क्योंकि वेट ही तो पूछा गया है इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, है ना। तो वेट अपन एटम होगा तो एटॉमिक वेट सोडियम का कितना होता है बेटा, 23, और इसका दिया है 6 ग्राम और मैग्नीशियम 24 होता है। फिर मैंने ऐसे किया तो 1/4 टाइम्स में चला गया, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम सवाल को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबको समझ में आया बेटा जी? ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, हाँ। तो अगला है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लो कि कोई एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें
कई सारे एलिमेंट्स मिलकर वो कंपाउंड बना होगा या फिर मॉलिक्यूल बना होगा। जैसे वाटर ही ले लो, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो H2 हुआ है, और ऑक्सीजन के सिर्फ 1 एटम है तो O हुआ है, मतलब H2O हुआ है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके उस टोटल मॉलिक्यूल का 100% देंगे, क्योंकि हम कोई भी परसेंटेज किस पर निकालते हैं, 100% पर, 100 तो निकालते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा वो सब मिलके कितना परसेंट होगा, 100%। और उस 100% में हाइड्रोजन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। आती है बात समझ में? जैसे अगर मान लो मैं एथेनॉल लेता हूं या फिर यूरिया लेता हूं या फिर कुछ भी लेता हूं, जैसे ग्लूकोज ले लो, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, C6H12O6। अभी मैं लिखूंगा लेकिन पहले सुनो। तो कार्बन है, ग्लूकोज में कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब मिलकर कितने परसेंट देंगे, 100%। और उस 100% में कार्बन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रोजन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, वही उसका क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल एक मैथमेटिकल खेल है। जरा देखिए क्या होता है, समझिएगा। इसका एक फार्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूं तो फार्मूला क्या है वो तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो लिखता हूं मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, तो होगा क्या, मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound divided by मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, जो तुम कह लो, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड और इनटू क्या, 100, क्योंकि हम 100% पर ही निकालते हैं, है ना, इनटू क्या, 100। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा, जिसे मास परसेंटेज भी कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर, मतलब मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर और टोटल मॉलिक्यूल का मास नीचे और इनटू क्या, 100। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, मास परसेंटेज, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। जैसे यूरिया नहीं, वाटर, ठीक है, वाटर लो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूं वाटर, आपको क्या करना है, इस वाटर में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो क्या होगा, सुनिएगा, मैं निकालता हूं पहले हाइड्रोजन का। तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास ऊपर। तो जरा बताओ, इस वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2। और टोटल मॉलिक्यूल का मास क्या लिखा है ना, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो सर 1 × 2 हाइड्रोजन का और प्लस 16 किसका, ऑक्सीजन का, और इंटू क्या, 100%। तो फार्मूले में है। तो फाइनली क्या आएगा, देखना, ये देगा क्या, 200 दे देगा ऊपर, 200 डिवाइड बाई ये क्या देगा, 16 + 2 18 देगा क्या, 18। मतलब फाइनली ये देगा आपका 100 डिवाइड बाई 9। 2 से 2 और कट जाए, 2 से 200 100 और में कट जाएगा, और ये क्या 9 टाइम्स में। तो क्या आएगा 9 है ना, क्या आएगा भाई, 9 × 9 1 10 फिर 9 × 9 1 10 फिर 9 × 9 1 10 फिर 9 × 9, मतलब 11.11%। क्या जाएगा 11.11%। इसका मतलब इस वाटर में 11.11% क्या है, हाइड्रोजन का कंपोजिशन है, कंट्रीब्यूशन है ना। अब दोनों मिलाकर 100% होंगे। तुम देखो, अब दो सारी का बताता हूँ, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, 2 ही हैं। आज दोनों मिलकर 100% है। तो अगर एक पता चल जाए तो तुम दूसरा 100 में से सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते हो। तो अगर मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा
तो तुम इसे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, या नहीं तो ऐसे निकालो तब भी सेम आंसर आएगा। चलो निकाल के देखते हैं। अब मैं निकालता हूं क्या, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बताया था, जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास ऊपर, तो देखो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल का मास नीचे, तो अभी तो निकाले थे 18 आया था इनटू क्या 100 है ना, ये क्या देगा 0, ये कैंसिल कर दो, 2 से 8 बार में कट जाएगा, ये 2 से 9 बार में कट जाएगा, तो 800 देगा क्या 800 कर लो, या फिर अभी तुमने देखा था इसी 100 में 9 से क्या किए हो डिवाइड किए हो, देखो दिखाई दे रहा है ये 100 ऊपर ही तो जाएगा, इसी 100 में 9 से डिवाइड किए हो तो ये आया है और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 8 इंटू 11.11 लिख दूं तो फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आएगा 88.88% है ना। मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना है 100% है, जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा 11.11% और दूसरा आएगा ऑक्सीजन का 88.88%। तो ऐसे हम निकालते हैं क्या परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक और बताता हूं, ठीक। हाँ ठीक है, अगला है एक बात और मैं बताता हूं, अगला एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एथेनॉल है, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल है एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C2H5OH, इसका नाम है एथाइल अल्कोहल। हम लोग इसके बारे में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे। आप इसमें हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के बताइए, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मिला के कितना परसेंट होगा बेटा 100% होगा ना, और उस 100% में कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है वही उस पार्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है, यही तो बताया था। तो अगर निकालना हो मुझे कार्बन का निकाल दो, चलो तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कैसे होगा, तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका टोटल मास ऊपर, नीचे पूरे मॉलिक्यूल का मास दैट इज मोलर मास इनटू क्या 100। तो जरा मुझे बताओ कार्बन का मास कितना है, एक कार्बन का मास 12 होता है लेकिन 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2, ये क्या आएगा, ये आएगा 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6 और प्लस क्या ऑक्सीजन कितना 16 इंटू क्या 100%, ये क्या देगा 24 देगा क्या 24 डिवाइड बाय 12 में 24 34 और 46 आएगा क्या इंटू क्या 100, ये तुम कैंसिल कर सकते हो, ये 12 बार में चला जाएगा और ये 23 बार में चला जाएगा, ये दे देगा 1200, ये फाइनल क्या देगा 1200 डिवाइडेड बाय 23। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 52.14%, कितना आएगा 52.14%। अरे 23 × 115 5 50 23 × 46 फिर क्या 4 40 23 × 23 ऐसे आएगा, देखो आएगा ना 52.14%, ठीक। तो ये आ गया कितना एथाइल अल्कोहल में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना आया, तो 52.14%। ऐसे ही हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्या हाइड्रोजन, जिसको मास परसेंटेज भी कहेंगे, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, तो हाइड्रोजन का मास ऊपर, तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल का मास तो अभी देखा था 46 आया था इनटू क्या 100। फाइनली क्या देगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में और ये 23 टाइम्स में, ये क्या देगा 300 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइड करो क्या आएगा 23 करें 23 7 70 23 से 69 फिर क्या आएगा 69 70 फिर 23 करें 23, ये लगभग आएगा कितना 13.13%, क्या आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 13.13%, ठीक। फिर अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब हमको निकालना क्या मास परसेंटेज ऑफ क्या ऑक्सीजन,
निकालो। तो ऑक्सीजन का मास या तो ऐसे निकालो या फिर सब मिला के 3 वो हैं और तीनों मिला के 100% होगा और तीनों मिला के 100% होगा, जिसमें से 2 हमने निकाल लिया है। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके और 100 में से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो तीसरा नहीं निकल जाएगा? उससे भी निकल सकता है और जैसे निकाल रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। तो निकालो। ऑक्सीजन का मास कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू क्या 100। बोलो यही आएगा ना बेटा। फिर ये कितना बार में जाएगा 8 टाइम्स और ये क्या 23 टाइम्स। मतलब ये फाइनली देगा 800 और डिवाइड बाई 23। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 23 या 69 69 1 70 80 11 आ जाएगा। 11 110 आ जाएगा। ठीक। और 23 के 92 23 × 5 115 हो जाएगा ना। 23 के 92 34.92 क्या था 110 मतलब 18 तो लगभग 180 के आसपास। तो ये क्या आ जाएगा ये जाएगा लगभग कुछ भी लिख देता हूँ मैं 7 2 3 कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है ना। इसी के आसपास आएगा। जैसे आप ये डिवाइड कर लीजिएगा जितना आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर 34.7234 कुछ भी लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम ऐसे निकालते हैं क्या मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का। तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास ऊपर और टोटल मॉलिक्यूल का मास मतलब मोलर मास नीचे इनटू क्या 100 जब कर देंगे तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा। ठीक। आपके लिए एक होमवर्क ये है लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप यूरिया में NH2CONH2 में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालिएगा और ग्लूकोज में C6H12O6 में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालिएगा। ये आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है ना। याद रखिएगा निकाल के देखिएगा कितना आ रहा है। ठीक। जैसे मैंने सिखाया एग्जैक्टली वैसे करेंगे आंसर बिल्कुल सटीक आएगा एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। फिर इसको नोट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना। तो सुनिएगा किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो ये बताता है कि उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फार्मूला बनेगा वही क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। है ना। जैसे इसका मतलब होगा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि empirical formula of a compound represents the simplest whole number ratio of various atoms present in the compound या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि किसी कंपाउंड में जो जो एटम्स मौजूद हैं और वो जितने टाइम्स हैं उतने टाइम्स का एकदम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फार्मूला बनेगा उसका नाम होगा क्या एम्पिरिकल फार्मूला। क्या नाम होगा एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला ये शो करता है कि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एटम्स हैं उसके सिंपलेस्ट होल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आए हुए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से देकर सुनाता हूं। जैसे मैं कहूं कि बताओ ये बेंजीन है C6H6 ये क्या है बेंजीन है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो इस कार्बन के एटम्स कितने हैं 6 टाइम्स, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 6 टाइम्स। तो इसका रेशियो क्या है 6:6 के रेशियो में ये दोनों हैं। अब इस रेशियो का आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालिए तो क्या आएगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 2:2 आएगा ना। मान लो किसी का मन किया कि नहीं मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 3:3 आएगा ना।
मान लो मेरा मन करता नहीं मैं 2 और 3 से नहीं करूंगा बल्कि 6 से सही कर दूंगा सीधे, तो 1:1 आएगा ना। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कौन सा है बेटा? 1:1 है ना। अब इस रेशियो से जो फार्मूला बनेगा वही होगा क्या? इंपीरिकल फार्मूला। क्या होगा? इंपीरिकल फार्मूला। समझ में आता है सबको? इसका फार्मूला एक और हो सकता था, ये C2H2 हो सकता है, ये वाला लेंगे तो इस वाले से क्या आ सकता है? C3H3 आ सकता है, और इस वाले से ये आएगा। लेकिन हमको वो वाला फार्मूला चाहिए जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से बना हो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कौन सा है? यही वाला है ना। तो इस कंपाउंड का जो इंपीरिकल फार्मूला होगा वो CH होगा। क्या होगा? CH होगा। समझ में आता सबको? अब इसमें एक समस्या है, पता है क्या है? बताऊं? तुम मुझे खुद ही बताओ। यहां मैंने लिखा है C6H6, यहां लिखा है C2H2 और यहां लिखा है क्या? C3H3। इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या आएगा? तो इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फार्मूला बनेगा वही इस कंपाउंड का क्या आएगा? इंपीरिकल फार्मूला आएगा, जो कि CH आता है, अभी आपने देखा। ठीक है, फिर जरा बताओ इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? तो इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फार्मूला आएगा वही होगा क्या? इस वाले कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला। सिमिलरली इसका भी क्या आएगा? CH ही आ जाएगा, आएगा ना। तो समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि अगर इंपीरिकल फार्मूला दे दिया जाए और फिर पूछा जाए बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो इंपीरिकल फार्मूला CH आया है वो इसका है कि इसका है कि इसका है? पता नहीं किसका है। तो इसके लिए एक चीज और देनी पड़ेगी, और वो है क्या? मॉलिक्यूलर वेट। जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, जैसे इंपीरिकल फार्मूला दे दिया गया और पूछा क्या बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक उसका मॉलिक्यूलर वेट न दिया जाए, है ना। अगर मान लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाए, सपोज इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 12 × 72 क्या आएगा? 78 आएगा। इसका क्या आएगा? 12 × 24 और 2 26 आएगा। इसका आएगा 12 × 36 और 3 39 आएगा, है ना। तो अब अगर हमको इंपीरिकल फार्मूला दे दिया जाए और मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाए तब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, है ना। हम क्या करेंगे? तो कहेगा क्या? इंपीरिकल फार्मूला CH है और मॉलिक्यूलर वेट 26 है। क्या है? 26 है। तो तुम इसमें तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2H2 आएगा, 3 से करोगे तो C3H3 आएगा, 4 से करोगे तो C4H4 आएगा। अब ये कर लेना है और करने के बाद मैच करना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, माने इनमें से किसका मॉलिक्यूलर वेट इसके बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इतना दिया है। तो इसमें चेक करेंगे किसका मॉलिक्यूलर वेट इसके बराबर है। तो इसका चेक किया, इसका चेक किया, इसका चेक किया, तो पता चला कि इसी का है, मॉलिक्यूलर वेट इसके बराबर है। इसका मतलब इस वाले इंपीरिकल फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो C2H2 होगा, जिसका मोलर मास कितना है? 26 है। क्योंकि मोलर मास 39 इसका तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, मतलब 78 भी नहीं आएगा, कितना आएगा? 26 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इंपीरिकल फार्मूला दे दिया जाए और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए तो हमको मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे पड़ेगी, कैसे अप्लाई करेंगे, इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, वो मैं अब सिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ सुनिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। तो जैसे ये सवाल है इंपीरिकल फार्मूला पर, क्या लिखा है सुनिएगा। लिखा है कि एक कंपाउंड कंटेन्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.6% ऑफ क्या? क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज दिस 98.96 दिया गया है। व्हाट आर इट्स इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको ये दिया गया है सवाल, ठीक है ना। कार्बन के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के परसेंटेज कंपोजिशन दिए गए हैं और मोलर मास भी दिया गया है। जो भी वो कंपाउंड है, पता नहीं वो कौन सा कंपाउंड है, उसका मोलर मास दिया गया है। तो बताओ कि उसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा। तो देखिएगा, इसको समझाने के लिए इसी सवाल से इंपीरिकल फार्मूला का जब भी सवाल आएगा, नीट में तो कई बार सवाल पूछा गया है ना। तो कैसे करेंगे, आपको तुरंत 2-4 कॉलम बनाना है, अब बस उस कॉलम को भरेंगे तो अपने आप आंसर आएगा। ऐसे नहीं कि भर लेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। वो कॉलम भरना ही अपने आप में कैलकुलेशन है, एकदम 2 कौड़ी का। समझिएगा कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कॉलम बनाइए। कैसे? यहाँ लिखिए आप एलिमेंट्स,
एकदम ध्यान समझना है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के यहाँ लिखिए एटॉमिक वेट। क्या मैं एटॉमिक वेट को ए और डब्ल्यू कह दूं? एटॉमिक वेट, है ना। फिर यहाँ लिखिए परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया गया है। फिर आप यहाँ पे लिखिए वेट, किसमें? ग्राम में। वेट दे दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आप खूब जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एटम, है ना। सबके सब एटम्स है ना, तो एटॉमिक वेट लिख लो यहाँ पे, एटॉमिक वेट। और अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो यहाँ हम लिखेंगे यार सिंपल रेशियो या फिर सिंपलेस्ट रेशियो, जो मन कर लिख सकते हैं आप, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो लिख लो। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन दिया है, उसके बाद से कार्बन दिया है, उसके बाद से क्या दिया है? क्लोरीन दिया है, तो मैंने लिख लिया। फिर देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन 1 का होगा, कार्बन 12 का होता है, और क्लोरीन कितना होता है? 35.5, मतलब 35.5। इसका परसेंटेज लिख लीजिए जो सवाल में दिया गया है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट दिया है बेटा? तो 4.07%। ठीक, कार्बन कितना दिया है देखो? 24.27%, 24.27%, और फिर 71.65% क्या दिया है? क्लोरीन दिया है। ठीक है, अब आपको मैं एक बात समझाता हूँ। मैंने अभी बताया कि ये जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया रहता है वो सब 100 ग्राम्स पर रहता है। कितने ग्राम्स पर रहता है? 100 ग्राम पर। अब तुम मुझे बताओ, मैं कहूँ कि 100 ग्राम का 5% कितना ग्राम होगा? बताओ, 100 ग्राम का 5% कितना ग्राम होगा? ऑब्वियसली 5% मतलब 5 ग्राम। मैं कहूँ बताओ 100 ग्राम का 15% कितना ग्राम होगा? तो 15 ग्राम। 100 ग्राम का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही ग्राम हो जाएगा, है ना। तो ये जो परसेंटेज निकाले गए हैं वो सब 100 ग्राम्स में है। तो तुम खुद मुझे बताओ कि अगर ये 100 ग्राम का 4.07% है तो कितना ग्राम आएगा? तो सर इतना ही आ जाएगा, 4.07 ग्राम। ऐसे ही 100 ग्राम का इतना परसेंट कितना देगा? तो 24.27 ग्राम। ऐसे ही 100 ग्राम का 71.65% कितना देगा? तो साहब 71.65 ग्राम। मतलब परसेंटेज ही ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी कहानी किस पे चल रही है? 100 ग्राम्स पर। अब अगर वेट पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल दोगे? निकालो। तो सर नंबर ऑफ मोल्स किसका? हाइड्रोजन का कितना आएगा? तो गिवन वेट 4.07, इसका एटॉमिक वेट कितना आएगा? 1, तो क्या आएगा? फाइनली 4.07 मोल्स आ गया। समझ में आता है सबको? इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो सर वेट दिया है ना, तो वेट दिया है तो मैं इसके वेट में एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूंगा, 24.27 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, फिर क्या है? इसका वेट दिया है कितना? तो 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, है ना। आप जरा बताओ ये क्या आएगा? देखो 24, ये तो 12 दूनी 24, 2 बार में जाएगा 2 पॉइंट, है ना। और ये देखो ये 27 है, लेकिन पहले 2 है ना, तो 2 में 12 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, 0। और फिर ये क्या? 27 है तो 12 दूना 24, 2.02। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। एग्जैक्ट आए तो ठीक है, वरना अप्रॉक्स वैल्यू। एग्जैक्ट आए तो ठीक है, वरना अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है ना। तो देखो अप्रोक्सीमेटली 2.02 मोल्स आ गए। किसके मोल्स? कार्बन के। अब निकालो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो डिवाइड करो। देखो 70 2 बार में नहीं जाएगा, जाएगा पहले 1 बार में, फिर जो रिमेनिंग आएगा उसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से ज्यादा टाइम्स में जाएगा। तो अगर 5 से ज्यादा टाइम्स में जाएगा तो उसको मिटा के और उसके पहले वाली वैल्यू को मैं एक ऐड कर दिया तो 2.02 आ गया। तो यहां तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो तुम पहले से जानते हो। देखो ये लाइन जो है वो सब दिया था, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन दिया था। एटॉमिक वेट कौन नहीं जानता है, मतलब ये भी दिया था। परसेंटेज मुंह उठा के दिया था देखो, और इसी को मैंने वेट कह दिया। ये सब तो लिखा है, मैंने भर दिया, जो दिया वही है। बस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया हूं। कैसे किया हूं ये मैं पहले बता चुका हूं, वेट अपॉन एटॉमिक वेट सबका आ गया। अब यहां से क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो जो भी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, इनमें से तीनों एलिमेंट्स में जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उसे से सब में डिवाइड कर दो। जो भी वैल्यू सबसे छोटी है सॉरी,
जो भी वैल्यू सबसे छोटी है उसे से सब में डिवाइड कर दो। तो इन दोनों में, ये तीनों में सबसे छोटा क्या है, यही दोनों है, तो क्या आएगा, इन्हीं दोनों से सबसे सब में डिवाइड कर दो, क्या आएगा 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02, तो क्या आएगा 2 दूना 4 2 दूना 4, लगभग कितना आएगा 2 देगा ना बेटा, बताओ। मैंने पहले बोला था कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, लगभग 2 देगा ना, ये तो लगभग क्या देगा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा 1, और ये भी क्या देगा 1। ये जो आए हैं वो हर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गए हैं, मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और क्या क्लोरीन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ गया, तो हाइड्रोजन कितना आया है 2, कार्बन कितना 1, क्लोरीन कितना 1। तो जरा तुम मुझे बताओ इस वाले रेशियो से अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा, इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा, तो मैंने पहले मैं कार्बन को लिखता हूं, तो कार्बन 1 है तो C1, फिर हाइड्रोजन लिखता हूं H2 और फिर क्लोरीन को लिखता हूं Cl1, मतलब फाइनली CH2Cl आएगा ना बेटा, बताओ फाइनली CH2Cl आएगा ना। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए यही होता है क्या, इंपीरिकल फार्मूला यही होगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो हम निकाल देंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, तुम इन सब में 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 से करके देखो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है उसका तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इससे मैच कर जाएगा वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो अब ये सब करने की जरूरत नहीं है कि सबको लिख लो फिर मिलाते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें 2 से गुणा करना है कि 3 से गुणा करना है कि 4 से गुणा करना है, उसका एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं यहीं पे, कि जो 2 3 4 है ना उसको मान लो मैं कहता हूं n है वो, है ना। तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास देख लो, समझना, डिवाइडेड बाय, ये देखो बता देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो दिया गया रहेगा, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। आप जब कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जरा मुझे बताओ, यही पे लिखता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दिया है, तो 98.96 है ना, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास क्या आएगा, तो यही है हमारा इंपीरिकल फार्मूला। देखो कार्बन का मास कितना आएगा 12, और हाइड्रोजन कितना 2, तो 12 और 2 24, और 24 में आपको जोड़ना है कितना, क्लोरीन 35.5, क्या आएगा भाई 5 4 9 3 2 5, ये आएगा क्या, देखो सही जा रहा हूं क्या, नहीं तो नहीं एक गलत हुआ देखो कार्बन एक ही बार तो लेना है ना, तो मैं 2 बार ले लिया हूं, ये क्या आएगा 12, तो आएगा क्या, करो CH2Cl है ना, तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन कितना 2, तो 12 और 2 कितना आएगा 14, ऐसे करो 12 और 2 14, तो 12 और 2 14, और ये क्या क्लोरीन 35.5, तो क्या आएगा 5 4 9 और 3 1 4 10 9 क्या 5, ये आ जाएगा इंपीरिकल फार्मूला मास। अब तुम इसी से डिवाइड कर दो तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें गुणा किससे करना है ना। तो तुम बताओ, ये 50 होता तो 100 हो जाता, और ये 49 है तो 49 गुना 98 होता है ना बेटा, और 49 गुना 98, और ये लगभग 1 के बराबर है ना, 0.96 लगभग 1 के बराबर है ना, तो 0.5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा ना लगभग। इसका मतलब कुल मिला के लगभग क्या देगा 2 देगा, क्या देगा 2 देगा। इसका मतलब वह 2 ही वो वैल्यू है जिससे अगर इस पे हम मल्टीप्लाई कर दें एटम्स के रूप में तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, कहाँ लिखूं मैं, मिटाना नहीं चाहता हूं कहीं भी, ठीक है, देखना मैं यहां लिखता हूं, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, तो यह आएगा आपको CH2Cl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, इसी को बना देता हूं, यह आएगा C2, देखो C2H4Cl2, ये हो जाएगा हमारा क्या, इस वाले इंपीरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। देखना थोड़ा सा इधर उधर किया हूं
आप ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस ऐसे हम निकालते हैं क्या, एम्पिरिकल फार्मूला और क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक दो सवाल और कर देंगे, लेकिन आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए और रोज रिवाइज कीजिए बार बार। मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा लूं, लेकिन जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तब तक मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे ही नहीं किसी के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।